सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू's चैनल ऑफ आईटीज एमएनसीएसआई नेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ पीवाईक्यूज की, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज हम बात करते हैं कुछ रैंडम ऐसे क्वेश्चंस जो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में और मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिक्स कंसेप्ट मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, है ना, कि एनएमआर 1H एनएमआर अपने पास हेट्रोन्यूक्लियर भी इतना नहीं होता, कार्बन 13 भी नहीं होता। जैम में फुल फोकस 1H एनएमआर, आईआर और थोड़ा यूवी पे रहता है ना। यूवी से क्वेश्चन मैं डील करूंगी कि कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये यूवी पे ही है ना। आपसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्स इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा फॉर मैक्स द कंपाउंड ए टू सी। अच्छा, फॉर मैक्सिमम मतलब किसमें ऑर्डर कैसे लगाना है, इंक्रीजिंग आपको लगाना है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें कम, इसमें कम। तो लैम्डा मैक्स का ऑर्डर आपसे पूछा गया है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में, है ना। सबसे पहली बात आप देखो, जब यूवी की बात आई है थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना, ज्यादा डिटेल नहीं। देखो क्या है क्या नहीं है। आपको पता होगा कि यूवी विजिबल में हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, है ना। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन शो कर रहा है आफ्टर एब्जॉर्बिंग द यूवी रेडिएशन। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास होमो है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये कोई लूमो है, दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा ई एनर्जी को, ये डेल्टा ई गैप को अगर क्रॉस कर जाए तो ये क्या शो करेगा? आपको एक ट्रांजिशन शो करेगा, जिसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पे हमें एक शो होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा आपके होमो से लूमो में। डन। अभी कब कब पॉसिबल है? हमने यूवी में पढ़ा है कि इसके लिए फिक्स क्राइटेरियाज हैं, जो कि इस तरीके से आते हैं कि जब भी ये ट्रांजिशन होता है ना, जब भी ये पॉसिबल ट्रांजिशन होता है, नंबर 1 कंडीशन कि स्पिन जो है वो चेंज नहीं होती है ना, जो स्पिन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट इज जो डेल्टा एस वाली टर्म है, ऐसे लिखते हैं हम लोग कि जो डेल्टा एस है वो 0 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। दैट इज आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो हाफ थी तो हाफ ही रहेगी, माइनस हाफ था तो माइनस हाफ ही रहेगा। स्पिन विल नॉट गेट चेंज, दैट इज डेल्टा एस विल रिमेन्स 0। डन। तो ये आपकी पहली कंडीशन होती है। नंबर 2 कंडीशन जिसकी हम बात करते हैं कि ये ट्रांजिशन जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पॉसिबल है वो सिमेट्री अलाउड होने चाहिए। दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन हम बात कर रहे थे, याद करिए, पढ़ा है आपने कि सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशंस की हम लोग यहाँ बात करते हैं। दैट इज कि आपके पास जीरेड है अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो अनजीरेड में ट्रांजिशन शो हो सकता है। और अगर ऐसा होगा, जैसे वो एग्जाम्पल जीरेड से अनजीरेड और जीरेड से जीरेड में भी ट्रांजिशन हो सकता है ना। यूवी का बेस समझो एक बार। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जीरेड से जीरेड, जीरेड से अनजीरेड दोनों में ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, कि ये वाला भी हो ऐसे भी हो, लेकिन ट्रांजिशन तो है। अब उसकी इंटेंसिटी क्या है? दैट इज ट्रांजिशन तो है लेकिन अलाउड है कि फॉरबिडन? अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ है कि लो इंटेंसिटी के साथ? तो इसके लिए बोला जाता है कि अगर जीरेड से अनजीरेड है तो इट विल बी अलाउड ट्रांजिशन। ये कैसा होगा? अलाउड होगा। और अगर जीरेड से जीरेड में ही है, दैट इज सिमेट्री सेम है, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है ना। ये कैसा है? फॉरबिडन। समझ गए होंगे। इट मीन जीरेड से जीरेड रिवर्स भी ट्रू है कि अनजीरेड से जीरेड भी अलाउड है, और ये सारे फॉरबिडन है। दैट इज जीरेड से जीरेड भी फॉरबिडन है और अनजीरेड से अनजीरेड भी फॉरबिडन कैटेगरी का ही है। इट मींस अपोजिट आपके पास में सिमेट्री होगी तो हम बोलेंगे अलाउड है। तो हम बोलते हैं जीरेड से अनजीरेड या अनजीरेड से जीरेड, बोथ आर अलाउड ट्रांजिशंस। तो जो 4 कैटेगरी बनती है इस बिहाफ पे, वो ऐसे बनती है कि हो सकता है आपके पास में सिग्मा बॉन्ड हो, है ना, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, या पाई हो, या फिर नॉन बॉन्डिंग हो, है ना, ट्रांजिशन शो करने हमें, या फिर पाई स्टार हो, या फिर सिग्मा स्टार हो। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर सिग्मा से आपका इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जा रहा है, अब क्योंकि अब ये अलाउड हो गया फॉरबिडन, तो हमें पता है कि ये जीरेड है, ये अनजीरेड है, ये जीरेड है, ये फिर से अनजीरेड है। इट मीन्स हमें ये पता है कि जीरेड से अगर इलेक्ट्रॉन अनजीरेड की तरफ गया तो यस इट विल बी अलाउड ट्रांजिशन। ये कैसा होगा? अलाउड होगा। डन। और एक और इसी के साथ कि पाई से अगर पाई स्टार में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये ट्रांजिशन कैसा होगा? बोलेंगे पाई क्योंकि अनजीरेड है, पाई स्टार क्योंकि जीरेड है, तो जीरेड से अनजीरेड कैसा होता है? अलाउड होता है। तो बोलना ये भी अलाउड ट्रांजिशन होगा। तो ये 2 ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं। टोटल ट्रांजिशंस तो 4 हो सकते हैं। हो सकता है कि नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, या नॉन बॉन्डिंग से
सिग्मा स्टार में, बट ये दोनों ही नॉन बॉन्डिंग वाले जो ट्रांजिशन हो रहे हैं ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इट मीन्स इन टोटल 4 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं कि आपके पास 2 ये है ना, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, या फिर 2 ऐसे वाले कि नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, बट दीज 2 आर फॉरबिडन एंड दीज 2 आर अलाउड ट्रांजिशन जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कि सिमेट्री अलाउड। हम बोलते जी रेट से एनजी रेट से जी रेट अलाउड और सेम फॉरबिडन। समझ गए? फॉरबिडन डजंट मीन कि ये होगा ही नहीं। फॉरबिडन का मतलब है कि इंटेंसिटी लो होगी इस ट्रांजिशन की, तो हम उसको समझते नहीं है, फिर मतलब उसको कंसिडर नहीं करते। डन, समझ गए हम लोग? तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात हो रही है कि 2 रूल है, 2 क्राइटेरिया है, पहले कि स्पिन ना बदले और दूसरा है कि सिमेट्री अलाउड हो। अगर ऐसे ट्रांजिशंस होते हैं तो हम बोलते हैं यस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग योर यूवी रेडिएशन। दैट मीन्स ये डेल्टा ई गैप कवर करने के लिए जो रेडिएशन रिक्वायर है वो किस रेंज की है, तो हम कह रहे हैं यूवी की रेंज की है। इट मीन्स यूवी रेडिएशन आप इस पे फॉल करवाओगे तो आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कैन बी एक्सप्लेन बाय बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ, क्योंकि वो भी एब्जॉर्प्शन को समझाता है। डन। और हम बोल रहे हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन आपके इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं टू द हायर एनर्जी लेवल और एक ट्रांजिशन आपको शो हो रहा है। डन। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या होता है, इसी बिहाफ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स। इट मींस एब्जॉर्प्शन के लिए जैसे आप ये पढ़ते हो कि फॉर एब्जॉर्प्शन बाय बियर-लैम्बर्ट्स लॉ ये ऐसे लिखा जाता है ना, डन, कि एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू असैलम इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। डन। अब एब्जॉर्प्शन और असैलम बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब कभी भी ग्राफ बनता है, तो ग्राफ में हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या असैलम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और इधर हम लैम्डा को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, दैट इज वेवलेंथ को। अब वो नैनोमीटर्स या आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे करके सेंटीमीटर सॉरी हो सकती है। डन। तो यहाँ हम वेवलेंथ को एक्सप्लेन करते हैं नैनोमीटर्स में और या सेंटीमीटर्स में, और इधर चल रहा होता है आपका एब्जॉर्प्शन और रेस्पेक्टिव जो ग्राफ है वो आपका आ रहा होता है। मान लो कि एक ऐसा ग्राफ आ रहा है। डन। अब जो ग्रुप्स हैं जैसे ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर्स है ना, ऐसे वो, अब देखो इसमें भी 2 बातें आ गई। क्रोमोफोर्स तो वो ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से आपको एब्जॉर्प्शन दिखता है, दैट इज क्रोमोफोर्स तो आपके वाले ग्रुप हो गए जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से यूवी एब्जॉर्प्शन दिख रहा है आपको, ग्राफ मिल रहा है। ऑक्सोक्रोम जैसे ग्रुप हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं या इसकी जो एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ है उसमें चेंज ला रहे हैं। सुनना देखो कैसे, ऐसे बोला जाता है कि ऑक्सोक्रोम्स वो वाले ग्रुप होते हैं जो आपके लैम्डा को शिफ्ट करते हैं ना, लैम्डा को चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। डन। और यहीं से एक बात आती है कि जो लैम्डा की आप बात कर रहे हो इस लैम्डा की कैलकुलेशन कैसे करें, दैट इज अब बात आता है लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन, है ना, जैसे काम की चीज है, दैट इज लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन। नेट में भी कभी कभी पूछ ले, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। ऑल्दो जैम में पूछने के लिए यूवी से 2 ही बातें बचती हैं, नेट में भी ऑल्दो 2 ही मेजर बातें बचती हैं कि या तो लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन पूछ ले, या लास्ट टाइम या कुछ टाइम पहले जैसे जैम में एक क्वेश्चन आया था वो न्यूमेरिकल था, है ना, और वो डेल्टा ई गैप पे पूछा हुआ था, या ऐसा कुछ पूछ ले। डन। तो देखना लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन किस रूल से होती है, तो वुडवर्ड्स फिशर रूल से हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है वो कॉन्जुगेटेड डाइन है ना, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है। डन। इनके लिए हमें बात करनी है कि इनका लैम्डा मैक्स कितने पे मिलेगा, है ना, मैक्सिमम जो वेवलेंथ है जिसपे आपको एब्जॉर्प्शन शो होगा वो क्या होगी, तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं बाय फॉलोइंग वुडवर्ड्स फिशर रूल। डन। अब ये जो रूल है ये लग रहा है कॉन्जुगेटेड डाइन्स पे, है ना। अब रूल पहले सुनो फिर क्वेश्चन करेंगे, आता भी होगा आपको तो बढ़िया बात है। कॉन्जुगेटेड डाइन्स में पहला बोलते हैं कि डाइईन्स हो सकता है होमो एन्युलर डाइन्स हो, है ना, या हो सकता है आपके पास में हेट्रो एन्युलर डाइन्स हो, है ना, हेट्रो एन्युलर डाइन्स हो, ये भी हो सकती है होमो एन्युलर या हेट्रो एन्युलर। ऐसे बोला जाता है अगर होमो एन्युलर डाइन्स है तो आपका एब्जॉर्प्शन 253 नैनोमीटर्स पे आता है ना। अगर हेट्रो एन्युलर डाइन है तो आपका एब्जॉर्प्शन 215 नैनोमीटर्स पे आता है। ऐसे करके हमारे पास में सारे रूल्स लिखे होते हैं कि किसका एब्जॉर्प्शन कितने मिलने वाला है। डन। अगर हम बात करें इसके बाद में जैसे होमो एन्युलर, हेट्रो एन्युलर, या फिर तीसरी बात आपके पास में हो सकता है कि कोई चेन डाइन्स हो, जैसे कि ब्यूटाडाइन जो आप समझते हो, है ना। कॉन्जुगेटेड डाइन्स है ना, अब इनको होमो क्या है, हेट्रो क्या है और ये चेन क्या है ये भी समझना। जिन कॉन्जुगेटेड डाइन्स की आप बात कर रहे हो, अगर उन डाइन्स को मैं ऐसे बना दूं, ये डाइन्स ऐसे चेन फॉर्मेट में है, तब के लिए हम कहते हैं कि अगर ऐसे डाइन्स आएंगी तो बेस वैल्यू हम चुनते हैं 217
नैनोमीटर्स। अब सुनना, देखो, हो सकता है ये चेन हो सकता है ये दो अलग अलग रिंग्स हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। या ऐसे भी तो हो सकता है, देखो, कि जिन डाइन्स की आप बात कर रहे हो वो ऐसे हो, मतलब सेम ही सिस्टम में हो। तो होमो, हेट्रो और चेन, ये तीन चीजें हैं जो मैं अभी आपको वापस से डिटेल में समझाती हूँ। आगे बढ़ रही हूँ फिलहाल के लिए। फोर्थ पॉइंट ऐसे आता है कि आपके पास अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं इनको, रेजिड्यूज भी कह सकते हो। तो अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या रेजिड्यूज हैं तो इनके लिए वैल्यू 5 से हम लोग इंक्रीज किया करते हैं पर एल्काइल रेजिड्यू, एक के लिए 5, जितने भी है इनटू कर दो, डन। और नेक्स्ट बात आती है, आपके पास अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये क्या होता है, अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो वैल्यू 5 से इंक्रीज होती है, +5 लिखा है मैंने, नैनोमीटर्स, है ना, वैल्यू इंक्रीज होगी। 6th पॉइंट आता है आपके पास में कि अगर आपके पास में डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के द्वारा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो यहाँ वैल्यू 30 नैनोमीटर से इंक्रीज होती है। दीज आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं, ये तीनों चीज़ें बेस वैल्यूज कहलाती हैं, है ना, ये आपकी बेस वैल्यूज है। देखो मैं समझाती हूँ क्या क्या होता है ये, आपने रूल्स देख लिए होंगे, अभी बार समझो। देखो, होमो एनुलर का मतलब है कि जिन डाइन्स की आप बात कर रहे हो वो सेम ही सिस्टम में प्रेजेंट हो, जैसे कि ये। हेट्रो का मतलब होता है कि जिन भी दो डाइन्स की आप बात कर रहे हो वो दो अलग अलग सिस्टम में हो। और चेन का मतलब तो आप जानते ही हो, जैसे कि ऐसा, डन। तो इसको मैं नॉर्मल चेन ब्यूटाडाइन कह रही हूँ, है ना, कि दो कॉन्जुगेटेड अल्कीन बैक टू बैक, और वो कैसे हैं, एक चेन फॉर्मेट में है, डन। होमो एनुलर से मेरा मतलब है जिन भी कॉन्जुगेटेड आइंस की आप बात कर रहे हो वो एक ही सिस्टम में है, दैट इज मैंने बोला ये एक ही सिस्टम में प्रेजेंट है, ये होमो एनुलर है, डन। ये जिन डाइन्स की मैं बात कर रही हूँ वो अलग अलग जगह है, ये हेट्रो एन्युलर है, डन। अब होमो हेट्रो, हेट्रो हम सिस्टम तो चूज कर लेते हैं और चॉइस मिले तो, कि होमो भी हो हेट्रो भी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये है, अब ये होमो सिस्टम ये वाला है, हेट्रो सिस्टम ये वाला है, तो ये लूं या होमो लूं। तो हमें लैम्डा मैक्स की बात करनी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो हम होमो लेंगे तो वैल्यू 253 से रहेगी, हेट्रो लेंगे तो वैल्यू 215 से रहेगी, तो मैक्सिमम वाला। दैट इज इफ वी गेट द चॉइस बिटवीन होमो एंड हेट्रो तो हम हमेशा होमो को चूज करते हैं, उसके साथ आगे जाते हैं, डन। तो हम होमो को लेंगे, डन। तो आप ट्रीट करोगे सिस्टम को होमो की तरह और बोलोगे यहाँ से मेरा सिस्टम यहाँ तक गया है, क्यों, सिस्टम तो यहीं तक ही गया है, होमो ही तो लेना है। अरे होमो लेना है, लेकिन ये जो चीज है ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में काउंट होगी, कि यहाँ से चलती हुई कॉन्जुगेशन आपकी आगे तक गई है, तो ये भी काउंट होगा, समझ रहे हो, ये काउंट होगा डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये भी काउंट होगा लेकिन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में। सिस्टम आपका होमो ही है, एक क्वेश्चन करके बताऊंगी अभी, फिर आपको समझ में आएगा, डन। तो ये तीन अपने होमो, हेट्रो और ये वाली बातें हो गई ब्यूटाडाइन की। देखो अब एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, फिर आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास में एक सवाल है कुछ इस तरीके से, मान लो कि यहाँ डबल बॉन्ड मेरे पास ऐसे प्रेजेंट है, डन, और ये ऐसे है, डन। एक यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और एक आप इधर ऐसे कर लो, डन। ये आप देखो क्या है, तो हमें दिखेगा होमो हेट्रो दोनों ही चॉइस है ना। मेरे पास चॉइस है कि ये हेट्रो है, डन, और अगर मैं इन दोनों डबल बॉन्ड्स को देखूं तो ये होमो है, तो किसको लेना है, तो होमो को ही लेना है ऑब्वियसली, है ना, किसे लेना है, होमो को। तो हम बोलेंगे होमो को लेंगे तो होमो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन कॉन्जुगेशन कहाँ तक गई, तो कॉन्जुगेशन तो यहाँ तक जा रही है, तो हम पूरा सिस्टम लेंगे, समझ पाए। तो हमारे लिए पूरा सिस्टम कौन सा होगा, वहां से यहाँ तक का, डन। ये पूरा सिस्टम है जिसमें मैंने कंसिडर किसको किया है, होमो एन्युलर को कंसिडर किया है, तो कहना होमो एन्युलर सिस्टम है, होमो एन्युलर सिस्टम है, इट मींस बेस वैल्यू कितनी है, 253 नैनोमीटर्स, डन, है ना। दूसरी बात की एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आपको आता है तो आप सॉल्व करो, जब तक आंसर करो कमेंट सेक्शन में, है ना, मेरा वेट मत करो। एल्काइल रेजिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे चेक करें, तो जहां तक भी आपका सिस्टम जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। अरे देखो एक बात समझ लो कि जब भी जैसे ये ब्यूटाडाइन होता है, अब आपके लिए सिस्टम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, बीच में जो कुछ आएगा वो ब्रांचिंग है, या वो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, या वो एल्काइल रेजिड्यूज है। जैसे अगर जैसे यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, या सपोज यहाँ आ गई, मान लो एक बार के लिए, ठीक है, तो ये भी ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है, समझे। तो आपकी चलती हुई पूरे सिस्टम के बीच में जितनी भी ब्रांचिंग आ रही है एक्चुअली वो आपके लिए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, रेजिड्यूज हैं, ठीक है। तो मेरे पास में ये भी है, ये भी है ना, और कहाँ तक है मेरा सिस्टम, यहाँ तक है ना, ये भी है बीच में, डन, ये भी है। तो आप सबको काउंट कर लो कितने हो गई, 1 2 और ये आपका 3, ये भी है, तो 1 2 3 4 और 5, है ना।
तो 1 के लिए 5 होता है, यहाँ 5 है तो 5 5 25, समझे। चले आगे। तो आप इस तरीके से बोलोगे कि मैम 5 है, 1 के लिए 5 काउंट होता है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 × 5 दैट इज 25। आप इसे ऐड कर लो, ये भी नैनोमीटर्स में ही है, सारा एडिशन ये जुड़ता चला जाएगा। तीसरी बात कि आप देखोगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, है ना, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, स्टेप बाय स्टेप चलना है जैसे मैंने रूल्स लिखे हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे चेक करें कितने एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए, क्या ये एक्सोसाइक्लिक है, यस। कैसे चेक करते हैं, अरे जैसे एंडो और एक्सो आप समझते हो ना, रिंग के जस्ट बाहर है तो ये एक्सोसाइक्लिक है। अब मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या इस रिंग के जस्ट यहाँ ऐसे बॉन्ड है ऐसे, क्या इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, देखो इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, नहीं, समझे। तो अगर ये बॉन्ड इस तरीके से होता, देखना ऐसे होता, तो ये इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक होता, बट अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं था, डन। तब बोलोगे इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, डन। इस रिंग के लिए इधर कुछ है ही नहीं, डबल बॉन्ड जस्ट जुड़ता हुआ नहीं है ना, तो नहीं है, इट मीन्स एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो मैंने 5 नैनोमीटर्स ऐड कर दिए, डन है। फोर्थ पॉइंट क्या था, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, उसको भी देखते हैं। ये है डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम तो आपके लिए ये है ना, होमो सिस्टम है, डन है ना, सिस्टम तो होमो है, सिस्टम होमो है, लेकिन कॉन्जुगेशन तो आगे तक गई ना इस एक डबल बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ पूछा जा रहा है डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कितने डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन आगे तक गई, बोला एक, तो यहाँ पे आएगा कि एक की वजह से 30 जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 30 नैनोमीटर्स, डन। पीछे मैंने 30 मेंशन किया था ना कहीं, हाँ सही है। तो बस आप इनको ऐड कर लेना आप और बता देना आंसर क्या आ रहा है। जैसे कितने हो जाएंगे ये, 25 और 5 30 30 60, इसमें 60 ऐड कर दो, कितना हो रहा है, तो आप जब 253 में 60 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 313 आ जाएगा, डन। तो आ जाएगा 313 नैनोमीटर्स, कर लोगे, ऐसे करना, डन है ना, ऐसे चेक करना होता है। पहले सिस्टम बेस वैल्यू देखो, फिर आप एल्काइल रेजिड्यूज देखो, है ना, कितने एल्काइल रेजिड्यूज है, कैसे चेक करेंगे भाई, आपके सिस्टम जहां तक भी जा रहा है उससे निकलती हुई ब्रांचिंग सारी, डन। एक के लिए 5 है यहाँ टोटल, तो 25, डन। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करो, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो तो जोड़ना, जबरदस्ती नहीं, ठीक है, ऐसे करना होता है, ये सारे ऐड कर लोगे तो आपके पास में रिजल्टेंट ये जो आता है इसको कहते हैं हम लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स। ये किसके लिए सिखा रही हूँ मैं आपको, ये मैं सिखा रही हूँ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के लिए, किसके लिए, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के लिए। और जो भी मेरे केस में कैसी थी, होमो भी चॉइस थी, हेट्रो भी चॉइस थी, मैंने होमो लिया लेकिन इसको ट्रीट किया एज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो मैंने शुरू में लिया था, है ना, ये यूवी की सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। अब ये सवाल है, अब आपको आता था तो बेस्ट है, नहीं आता था तो इस पे आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करो और आंसर बताओ, ठीक है, इस पे अप्लाई करो वही सारी के सारे स्टेप। ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा फॉर दी मैक्स द फॉर, ये ना अजीब सा लैंग्वेज हो रखा है, समझ जाना क्या बोल रहा है आपको। ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्स इन द फॉलोइंग यूवी स्पेक्ट्रा फॉर दी कंपाउंड्स A to C इज, ऐसे बताना आपको, कर लोगे। कैसे चलेंगे, रूल बाय रूल चलेंगे। देखो मैं एक के लिए सॉल्व कर रही हूँ, आप भी आराम से सॉल्व करो और आंसर चेक करो क्या होगा। आ सकता है, पॉसिबल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है ऐसा सवाल आपके। देखो सिस्टम कैसा है, होमो है ऑब्वियसली, तो होमो के लिए बेस वैल्यू मैं लूंगी सबसे फर्स्ट काम कि बेस वैल्यू कितनी लेनी है, 253, तो यहाँ मैं लूंगी बेस वैल्यू इसके लिए 253 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो मेरे लिए सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और कोई नहीं। अगर ऐसे होता तो ये भी होता, समझ पा रहे हो, अगर ब्रांचिंग यहाँ होती तो ये भी होता, फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो बोलना ये है और ये है, 3 है ना, तो बोलना यहाँ पे एक के लिए 5, 3 है तो 15 है ना, ये आ गया प्लस 15 नैनोमीटर्स, डन। अब और कुछ देखो, और तो आप बोलोगे मैम सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का है, इस रिंग के लिए उधर कुछ है, नहीं, उस रिंग के लिए इधर, यस ये एक्सोसाइक्लिक, समझे, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, डन। तो एक्सोसाइक्लिक 5 से इंक्रीज करता है ना, तो बोलना यहाँ आ रहा है प्लस 5 नैनोमीटर, डन। ये हो गया तीसरा। फोर्थ स्टेप, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ही नहीं, डबल बॉन्ड ही 2 है, खत्म कहानी। इट मीन्स कॉन्जुगेटेड डाइन्स के नाम पे और कुछ कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो बस ये पॉइंट है ही नहीं। अब जोड़ो कितना हो गया ये, 253 में 20 ऐड करना है ना, 253 में 20 जोड़ना है, ये कितना आ जाएगा 273 नैनोमीटर्स। इसका लैम्डा मैक्स निकला 273 नैनोमीटर। समझ गए होंगे मैंने कैसे सॉल्व किया है, आप आराम से जो पीछे रूल सिखाए हैं उन्हीं से सॉल्व करना है। तो उसका निकल रहा है 273 नैनोमीटर्स, ठीक है। इधर आते हैं,
अभी मेरे पास सिस्टम तो होमो ही चुनना है, होमो हेट्रो में चॉइस आएगी तो होमो ही चूज करूंगी, लेकिन एक डबल बॉन्ड की वजह से कॉन्जुगेशन जरा आगे तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, समझ पा रहे हो क्या? देखो कॉन्जुगेशन यहाँ से चलते यहाँ तक जा रही है, डन। तो सिस्टम तो होमो ही है, तो 253 नैनोमीटर्स। अब नेक्स्ट आया एल्काइल सब्सटेंट, ये है, डन। और कौन सा है देखो, ये है और ये है ना। कितने होंगे? एक की वजह से 5, 3 की वजह से 15, तो इसमें आप 15 नैनोमीटर्स ऐड कर दो। एक्सोसाइक्लिक देखो कितना आ रहा है ना। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि होमो सिस्टम मेरा इतना ही था, इसकी वजह से कॉन्जुगेशन आगे तक गई, तो उसको जोड़ दो और बताओ कितना बनेगा ये ऐड करके, कितना जुड़ेगा? 253, फिर कितना 15, ऐसे करके आप ऐड करो, बताओ कितना आना चाहिए। आफ्टर एडिशन ये कुछ ऐसे आएगा कि 253 होमो की वजह से, एल्काइल सब्सटेंट्स ये है और ये है, 3 है, 3 की वजह से 15, डन। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक है, डन। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से 5 जुड़ता है, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में 1 है तो 30 जुड़ जाएगा, ये 30। जोड़ो जरा कितने हो रहे हैं, इसमें कितने जोड़ने हैं? 20 और 30 कितना होता है? 50। 253 में 50 ऐड करना है, तो आफ्टर एडिंग ये आ जाएगा 303, है ना। तो ये आ रहा है मेरे पास में 303, इसका लैम्डा मैक्स, यहाँ लैम्डा मैक्स आ रहा है 303 नैनोमीटर्स। ओके, इसका क्या करना है? ये तो हेट्रो है, हेट्रो के केस में 215 था, डन। अब हेट्रो सिस्टम मेरा यहाँ से यहाँ तक का है, डन है। तो ये अल्काइल है, ये अल्काइल है, ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, कितने? 3 से 15 जुड़ता है, एक के लिए 5, 3 के लिए 15, डन। एक्सोसाइक्लिक इस रिंग के लिए वो एक्सोसाइक्लिक ये रहा, डन, एक है। इस रिंग के लिए इधर एक्सोसाइक्लिक है ही नहीं, तो फिर 5 जुड़ेगा, डन। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो मुझे 215 में 20 ऐड करना है, 215 में 20 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 235। तो ये आ रहा है 235 नैनोमीटर्स, ये आ गया लैम्डा मैक्स, समझ पाए? अब आप देख लो ऑर्डर क्या आएगा, इसका 273 है, 303, और इसका 235, ऑर्डर क्या आना चाहिए? ऑर्डर मैच कर लो, बस मामला खत्म। ऑर्डर देखो क्या आ रहा है, बी वाला सबसे ज्यादा, फिर आपका ए वाला, और लास्ट में 235, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में। बी वाला सबसे ज्यादा, फिर ए वाला बीच में, और वो सबसे पीछे। इट मीन्स कौन सा दिख रहा है? ये बी सबसे ज्यादा, फिर ए और फिर सी, डन। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, इसलिए मैंने आपको पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है अबाउट दी टॉपिक, है ना, पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है कि इसके पीछे कंसेप्ट है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है, उसके बाद कंपैरिजन आ जाए तो वो आराम से कर सकते हो। एनईटी भी बन सकता है, कैसे? वो आपसे बोल दे कोई भी एक, मान लीजिए कि यही ये उठा के आपको दे दिया और बोला कि फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द लैम्डा मैक्स वैल्यू विल बी डैश नैनोमीटर, तुम्हें यहाँ पे डिजिट फिल करनी है, एनईटी में बना दिया, क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। तो आपको इसमें बताना होगा कि कितना है, डन, ऐसे करके। तो आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, चाहे एनईटी चाहे आप कुछ भी बोलो, आराम से क्वेश्चन एमसीक्यू एमएसक्यू सब में बन सकता है। पढ़ते हैं आगे। तो ये आपका सवाल आई होप हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक सवाल देखो और है, एक मिनट, एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन ऑल्दो यूवी का नहीं है, यूवी से इतनी बात थी मेरे को जो आपसे करनी थी। अब अगला सवाल आपका आईआर से है, ये देखो क्या है, आपसे बोल रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन इन देयर आईआर स्पेक्ट्रा, है ना। कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन की आपसे बात करी है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, है ना, इन आईआर स्पेक्ट्रा। देखो कार्बोनिल के बारे में आपको पढ़ाते टाइम एक बात बताई गई थी आईआर में, कि कार्बोनिल जो है फंक्शनल ग्रुप है, ये एब्जॉर्ब करता है आईआर को इन द रेंज ऑफ 1600 टू 1800, है ना। इस रेंज में आपके पास में आईआर एब्जॉर्ब होती है, इस पर्टिकुलर रेंज में आईआर आपके पास में एब्जॉर्ब होती है 1600 से लेकर 1800 तक की रेंज में, डन। एक तो हमें ये आना चाहिए। अब ये आता है तो आपको और बाकी बातें भी आती होंगी, जैसे आपको पढ़ाया गया है ये कार्बोनिल की बात करें तो एनाइड्राइड आपके पास में प्रेजेंट होता है ना, एसिड क्लोराइड आपके पास में प्रेजेंट होता है, एस्टर भी होता है, इसके जितने भी डेरिवेटिव है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है ना, इनका आपस में सबका कंपैरिजन है। ये सारी की सारी बातें आपको क्लास में पढ़ाई हुई हैं कि इनका कंपैरिजन कैसे होता है। हम आराम से समझते हैं कि देखो Cl इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो यहाँ खींचेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बॉन्ड में इंक्रीज होगी, अगर इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, याद आ रहा है ना, कार्बोनिल और फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, तो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। ऐसे करके हम सारी बातें पढ़ते थे। तो हमें पता है कि एस्टर की ज्यादा होती है
और जो कीटोन्स है उनकी कम होती है। जैसे आप कंपैरिजन में देखोगे तो ऑर्डर ऐसा है ना, डिटेल में सारा पढ़ा रखा है आपको। इट मीन्स यहाँ मुझे ये बात पता है कि जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स, जो एस्टर है और एक जो मेरे पास में कीटोन है, कीटोन है ना, एक जो मेरे पास कीटोन है, इन दोनों के बारे में हमको पता है कि इसका 1710 सेंटीमीटर कुछ आता है, तो इसके पास में 1735 सेंटीमीटर इनवर्स कुछ आता है। इट मीन्स इसकी कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर ही होती है उससे। देन फैक्टर्स भी आपको पढ़ा रखे हैं सारे, ऐसा क्यों होता है। हम लोग ये समझते हैं इसमें कि यहाँ पे माइनस आर और प्लस माइनस आई और प्लस आर दोनों इफेक्ट लगते हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्लस आई लगता है आपके आर वाले ग्रुप का। आर और आर है ना, दोनों लोग प्लस आई लगाते हैं, ये ऊपर जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी भी कम है ना। इसके केस में फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है कि 1735। ये कुछ फैक्टर्स आपको पता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो एक तरफ आपको कीटोन दिख रहा है, साइक्लिक कीटोन है ना, ये एस्टर दिख रहा है, वो भी कीटोन दिख रहा है। मुझे पता है अरे एस्टर तो ज्यादा ही आएगा 1735 पे है ना, इतना तो हम पता है। चलो एक वैल्यू भी नहीं आती तो ये ऑर्डर तो आता होगा ना कि एस्टर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू कीटोन। तो मुझे पता है बी वाला तो आगे आएगा इन दोनों से, डन। तो बी आगे आना चाहिए। कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी आगे है, बी आगे है, डन। अब क्या करूं, अब मैंने आपको एक क्लास में ऐसे कंपैरिजन बहुत करवाए हैं। देखो कैसे, एक आपके पास कंपैरिजन ऐसा है, ऐसा, और एक कंपैरिजन आपके पास में ऐसा है। देखो दोनों में क्या अंतर है। अब कौन सा वाला है, थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ है, मैंने सीधे बनाए हैं, देख लो आपको दिख जाएगा है ना। ये वाला मैंने ए बनाया है, ये वाला मैंने सी बनाया है। आपको दिखेगा अरे ये डबल बॉन्ड इधर कॉन्जुगेशन में आ रहा है, जबकि इधर कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि जब ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा तो इसको ऊपर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर भेज रहा है, तो इस सीओ बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हो रही है। समझ पा रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, फोर्स कांस्टेंट कम हो रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। इट मींस इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है, और इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड के पास कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो आएगा ही नहीं है यहाँ पे, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ पा रहे हैं, ये सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, ये सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, वहां नहीं हो रही। तो आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू आई कैन सिंपली राइट कि इसकी कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है देन ये सी वाले की। तो बी तो आगे आ ही गया था, आफ्टर कंपैरिजन क्या बोलना है, सी में ज्यादा है ए में कम है। समझ पाए, तो सी ऑप्शन परफेक्टली डन है। कैसे किया, पहले एस्टर कीटोन के बिहाफ पे, फिर कीटोन कीटोन में कैसे किया कि भाई यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो ऊपर लेके जा रहा है, वीक कर रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अब मैम ये बात आप कैसे बोल रहे हो, जरा समझ नहीं आ रहा, रिवीजन किया करो, आ जाएगा समझ। अरे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ा था कि h/2πc अंडर रूट k by mu, पढ़ा था कि नहीं। इट मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट इनवर्सली टू रिड्यूस मास। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फोर्स कांस्टेंट का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ से, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने है ना। और अगर रिड्यूस मास कहते हैं इसको, अगर ये ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी तो कम ही होनी है क्योंकि इनवर्स चल रहे हैं। डन, ये कंसेप्ट आपको पढ़ने रिवाइज करने बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं आगे, ये देखो सेम क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछ लिया कि सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब मुझे दिख रहा है अमाइड, लेकिन कुछ और वेरिएशंस भी साथ में है। कैसे, अमाइड की फ्रीक्वेंसी 1650 सेंटीमीटर इनवर्स समथिंग होती है, छोड़ो हमें डेटा याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपका अमाइड इतने पे आता है, छोड़ो कितने पे आता है, अमाइड है, डन है ना। इसमें देखोगे तो दिख रहा है अरे इसके लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में इसके साथ में है, डन, और इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में उधर भी जा सकता है, ऑप्शनल है ना, क्लास में पढ़ाया बहुत अच्छे से। यहाँ पे लोन पेयर ऐसे जा रहे हैं तो इसको रिड्यूस कर ही रहे हैं, डन। और यहाँ पे तो ये भी आएगा और लोन पेयर भी आएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर भिजवाने के लिए। दो लोग मिलके इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, इसमें तो शिफ्ट होनी ही है। फोर्स कांस्टेंट कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम होनी ही है, कोई चॉइस नहीं है, इसमें तो कम होनी है। तो ए तो सबसे लो आना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए मैंने, मेरे को दो ऑप्शन दिख रहे हैं जिनमें ए सबसे लो आना ही है, डन। फिर मैंने बाकी के दो ऑप्शन चेक किए, इसमें देखो क्या है, इसमें ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान भटका हुआ है, ये लोन पेयर इधर भी जा सकते हैं, यही वाले लोन पेयर इधर भी तो जा सकते हैं। इट मीन्स आपसे पूछूं किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ निश्चित है कि कम होगी, भाई इसकी श्योर है कि कम होगी। उसके पास फिर भी नाइट्रोजन के लोन पर थोड़े से डाइवर्टेड है, उधर जाएंगे इधर आएंगे, वो ठीक रहेगा, ये तो डेफिनेटली कम होगा। इट मीन्स यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ही होनी है, वहां पे
बच जाएगा वो। समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में समझा रही हूँ, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दो कि मुझे पता है सी में ज्यादा होगा, बी में तो रिड्यूस होना ही होना है। इट मीन्स कौन सा, ये ऑप्शन सही है क्या, कि क्या बोला मैंने कि इसमें तो रिड्यूस होना है, ये कम होना है। हाँ सही है, मैच कर लो आप अपने अकॉर्डिंग, अपना आंसर करेक्ट आएगा। डन है, समझ चुके होंगे मेरी बात। क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके समझाया, आपको आना चाहिए भाई, आपको आना चाहिए। ये क्या है देखो, ये क्वेश्चन क्या है देखो, अलग हैं थोड़े क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज से, काफी अलग हैं बट एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, तो आप देखो। CH stretching frequency for alkane is 2900, the value of CD frequency is, क्या पूछ लिया आपसे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है OH और OD के नेम पे, अगर आपको ध्यान हो तो। देखो कैसे है, आपसे ये बोला हुआ है कि जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2900 है। डन, वैल्यू ऑफ CD की क्या होगी, तो मुझे एक बात आती है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CH बॉन्ड कैसे लिखा जा सकता है, H/2πc √k/μ। डन, ये भी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, इस ये भी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ऑल दो हमको पता भी नहीं है, म्यू से काम हो सकता है। इट मींस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CH बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख सकते हो ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। डन, ऐसे लिखा जा सकता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CD बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। अब रिड्यूस मास क्या बला थी, कैसे ये निकलता था, याद है कि भूल गए हो। रिड्यूस मास ऐसे आता था कि M1 M2, ये मॉलिक्यूलर मासेस हैं M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, रिड्यूस मास ऐसे आया करता था, याद करो। डन, तो अब कैसे लिखेंगे देखो इसको एक बार, कि म्यू CH इनवर्स, ये साइन हटाओ, जब ये साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, कुछ भी लिख दो कांस्टेंट, m लिख दो, m डैश जो मर्जी n, तो बोला m करके कोई कांस्टेंट आ रहा है और ये आ रहा है 1 अपॉन रिड्यूस मास। अरे भाई यहाँ से लिखा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये साइन हटाऊंगी तो कोई कांस्टेंट आएगा 1 अपॉन रिड्यूस मास, तो ये मैं ऐसे लिख रही हूँ। डन है, और सिमिलरली जब CD के लिए लिखूंगी तो कोई कांस्टेंट आएगा इंटू 1 अपॉन रिड्यूस मास। डन, अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, इनको डिवाइड कर दे तो, अगर आप डिवाइड कर दोगे तो एक बात होगी कि m से m कट जाएगा, और कटना भी चाहिए था क्योंकि m कटेगा नहीं तो m की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, फिर मुसीबत होगी कि सॉल्व कैसे करें। समझ पा रहे हो, तो m को तो कटना ही है भाई, तभी डिवाइड करो तो कट जाएगा। डन, CH आपके पास में है, CH कितना दिया 2900, CD पूछ लिया तो CH आपके पास में है 2900, ये रिड्यूस मास किसका है, CH का, ये रिड्यूस मास किसका है, CD का। डन, तो यहाँ पे लिखना 2900 म्यू CD इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 अपॉन, तो यहाँ आएगा 1 अपॉन रिड्यूस मास ऑफ CH। डन, इनटू 1, ये उल्टा होके ऊपर जाएगा रिड्यूस मास ऑफ CD। देखो क्या किया भाई, वो 1 अपॉन आ रहा है, ये 1 अपॉन होगा तो ऊपर जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा। डन, तो ये हमारे पास ऐसे मिल रहा है। डन है, अब आप अलग से रिड्यूस मास उसका सॉल्व कर लो, यहाँ मत करना सॉल्व, गड़बड़ हो जाएगी। अलग से जाके रफ पेपर पे इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, पुट कर देना, ये निकाल लेना। कैसे करना है मैं बता देती हूँ। रिड्यूस मास CD का कैसे निकलेगा, M1 M2 M1 प्लस M2। डन, M1 कितना है इसका 12 मॉलिक्यूलर मास, ड्यूटेरियम का 2, 12 प्लस 2, ये आया रिड्यूस मास ऑफ CD, कितना आ रहा है ये 12 2 से 24 अपॉन 14, इसको और आप 2 से कट करके सिंप्लीफाइड कर सकते हो, ये आ गया रिड्यूस मास ऑफ CD। लेकिन भूलना मत प्लीज कि इसका रूट है यहाँ पे, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 24/14 अपने को पुट करना है। डन, सिमिलरली कहीं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, रिड्यूस मास ऑफ CH कैसे आएगा, एकदम सेम आएगा भाई कि M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। डन, 12 इंटू 1 12 प्लस 1, समझ पा रहे हैं क्या, 12/13, लेकिन इसका रूट है रूट, तो स्क्वायर रूट करना ना भूलें। इट मींस यहाँ आपको पुट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13, यहाँ आपको पुट करना है √24/√14, सिंप्लीफाई करना, कोई ना कोई तो कट ही रहा होगा, नहीं तो कैलकुलेटर लास्ट में यूज करेंगे, और ये निकालना है ना, ये 2900 दिया ही है, इसको उधर फेंको, सारा सॉल्व करके इधर फेंको, सॉल्व कर लो। इट मींस म्यू CD आप सॉल्व कर सकते हो ना, यहाँ से बोलो भाई कर लोगे। जो करेक्ट आंसर आना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, कैलकुलेशन के बाद क्या सही आएगा। जो यहाँ से करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, लेट मी टेल यू, एक सेकेंड, जो करेक्ट आंसर आपको कैलकुलेशन के बाद मिलेगा वो 2060 होगा। दैट मीन्स 2060 आपका ये सिक्स, ये क्या है, ये थर्ड ऑप्शन ना, 2060 सेंटीमीटर इनवर्स। इस सेशन में
मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन और कंसेप्ट और रिवीजन इन्वॉल्व किया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐसी थी जो आपको याद नहीं रहेगी, या आपकी गलती होगी कि आप यहीं पे कचरा करने लगोगे, सॉल्व करोगे, मिस्टेक करोगे। अलग सॉल्व करो, अलग सॉल्व करो, बाद में पुट करो और इसको निकाल लो, कर लोगे। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, जो आराम से आपसे पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड था, जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ये पूछा गया था, जो हम कर सकते हैं। डन। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपको कराया है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड का ऑर्डर है, जो भी पूछा जा सकता है। क्लास में करें अपन ने ऐसे क्वेश्चन। ये कंपैरिजन का क्वेश्चन आराम से आ सकता है कि भाई एस्टर ज्यादा कीटोन कम, बाकी कीटोन्स में कंपैरिजन हो जाएगा। इससे पहले जो था वो यूवी पे पूरे डिस्कशन था और एक ओवरऑल कंसेप्ट समझा के आई ट्राइड कि मैं आपको एक मिक्स सवाल करवा पाऊँ जहाँ पे कंपैरिजन हो सके। तो आई होप आपने चीज़ें सीखी हैं और आती थी आपको तो आपने रिवाइज भी करी है। ऐसे रिवीजन करते रहो। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे भाई। रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि थ्योरी तो ऑलरेडी इतनी सारी है, क्या क्या याद रहेगा। इसलिए इट इज़ मस्ट टाइम टू टाइम आपका एक रिवीजन होता रहे। उसी के लिए सेशंस हैं, इसलिए आप ज्वाइन करा करिए। और जो हम क्वेश्चन कराए हैं उसको अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके फिर क्वेश्चन खुद किया करो, ताकि जस्ट टू चेक कि याद भी है या नहीं। ठीक है, नहीं है तो रिवाइज करना। चलो फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।